नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं मिर्जापुर से अभिनव कुमार सिंह जी, जिन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है एंड ही हैज सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 35। स्वागत करती हूँ अभिनव जी आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। धन्यवाद दिव्यांशी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। अभिनव, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि फाइनली द रिजल्ट्स आर आउट, यू बीन एस्पायरिंग फॉर आईईएस और फाइनली आज आप बन चुके हैं। हाउ इज द फीलिंग? हैज द फीलिंग सिंक इन? हाँ, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। एक्सपेक्ट मैंने किया था कि जल्दी हो जाएगा, बट हाँ, एक एक अचीवमेंट है, एक लैंडमार्क है जहाँ पर आप पहुँच गए हैं राइट फ्रॉम द। क्योंकि 6 साल पहले जब मैं आईआईटी में गया तो मुझे कैसा लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छी जगह में आ गया हूँ, लेकिन उसके बाद 6-7 सालों तक कोई प्रोग्रेस हुई नहीं मेरी। तो अब एक नया अचीवमेंट है, लोगों को बताने के लिए भी है, खुद के लिए भी है, तो एक अच्छी फीलिंग है अभी तो। अभिनव, जो जर्नी रही है थोड़ा सा आप हमारे हमारे साथ शेयर करें। एक्चुअली मैंने इनिशियल स्कूलिंग तो मैंने अपने होम टाउन से ही करी थी, नर्सरी और प्री नर्सरी की। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ सीतापुर में, सिंस माय फादर इज इन यूपी पुलिस। तो मोस्ट ऑफ माय स्टडीज हैव बीन गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सीतापुर में मैंने इनिशियल फिर स्कूलिंग करी, अपनी हाई स्कूल किया। उसके बाद मैंने 12th की राजस्थान में कोटा से, एंड देयर आफ्टर आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी कानपुर। एंड इनिशियली स्कूल्स में तो मैं बहुत सिंसियर बच्चा नहीं था, लेकिन 9th 10th आते आते जब बोर्ड का, एक्चुअली 9th 10th मैंने वो काफ़ी सीरियस होकर के किया था, और ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए थे से किया था। और उस टाइम तो आईटीजे की प्रिपरेशन चल रही थी, तो करना ही था उसे ठीक से। एंड बट मैं जब ग्रेजुएशन में, जब मेरा स्टार्ट हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो मैं काफ़ी मतलब पढ़ाई से दूर हो गया था। लाइक इन द फर्स्ट टेकिंग पार्ट इन लॉट्स ऑफ द कॉलेज एक्टिविटीज, मैंने पढ़ाई पे बहुत ध्यान नहीं दिया। सेकेंड ईयर मेरा काउंटर स्ट्राइक और पोकर खेलने में ही निकल गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फोर्थ ईयर में जॉब नहीं लगेगी। थर्ड ईयर में फिर कोर के कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे कॉलेज में। आई स्टार्टेड स्टडिंग, मतलब लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया मैंने, कॉलेज में ही पढ़ना शुरू किया। थर्ड ईयर मैंने संभाल लिया, तब तक सीपीआई मेरी जो खराब थी वो भी इम्प्रूव होने लगी थी। उसके बाद कॉलेज का प्लेसमेंट आया। मेरा बहुत मन नहीं कर रहा था कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का, बिकॉज जैसे मैंने रिव्यूज सुने थे, तो मैं काफ़ी अप्रीहेंसिव था उस चीज़ के लिए। बट जब प्लेसमेंट हुए तो दोस्तों ने कहा कि उसमें पार्ट लेना चाहिए, बैठना चाहिए प्लेसमेंट में। एक प्रोसेस जो है वो पता होनी चाहिए, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उसको। तो मैं प्लेसमेंट में बैठ, जॉब भी लग गई, ठीक ठाक जॉब लगी। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम आ ही रहा था, फॉर्म मैंने भर दिया था उस वक्त। जनवरी में ही फ्री था, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि हाँ, एक बार एग्जाम दे देते हैं। मजे मजे में एग्जाम दिया तो प्री क्लियर हो गया, और यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके बाद मैंने, लास्ट सेमेस्टर था, मेंस का एग्जाम होना था, और जॉब भी लग चुकी थी, सभी दोस्त मजे कर रहे थे, तो मैं भी उन्हीं के साथ फ्लो फ्लो में मजे कर रहा था। तो मेंस तो फिर उसके बाद जब मैं पास आउट हुआ, कॉन्वोकेशन हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद बहुत बुरा हुआ था मेरा मेंस हुआ। उसके बाद मैंने जॉब को ड्रॉप कर दूंगा, और मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, क्योंकि ठीक ठाक है। कॉर्पोरेट से मुझे पहले ही कोई बहुत लगाव था नहीं। मैंने नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज 20 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 फ्रॉम जुलाई। वहाँ से मेरा एक सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। लेकिन मेरे पास एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने बिना पढ़े प्री निकाला है, तो प्री मैं इस बार भी निकाल लूंगा। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस कि चलो मेंस और इंटरव्यू का कर लें, प्री का रहने देते हैं, वो हो जाएगा। जनवरी में फ्री था, जनवरी में फ्री दिया, मैंने प्रिपरेशन करी। सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना था कि मैं कैसे करूं प्रिपेयर, कोचिंग लूं, सेल्फ करूं, क्या करूं। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि सेल्फ स्टडी से मैं कर लूंगा। तो मैंने कोचिंग नहीं ली। हालांकि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कोचिंग ली, और उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया कि कोचिंग लेने के लिए, बट मैं बिल्कुल हवाबाजी में था कि नहीं नहीं, मैं तो कर लूंगा ऐसे ही। तो मैंने सेल्फ किया। काफ़ी मुश्किलें आई, और जब प्री दिया तो नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अभी थोड़ा सा ज़मीन पे हम नहीं हैं। उसके बाद
वहां पे जब प्री नहीं हुआ, फेब में रिजल्ट आ गया था, मार्च में कोविड भी स्टार्ट हो गया फिर उसके बाद। एंड आई वाज लाइक कि अब क्या करें, एक साल बाद एग्जाम होना है, कोविड भी आ गया है, दिल्ली में घर वाले रहने नहीं दे रहे थे, तो मुझे घर जाना पड़ा। वहां से जो 6 महीने का जो कोविड का पीरियड था वो मेरा पूरा खराब हुआ, क्योंकि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। एंड वहाँ पर सभी जानते हैं जॉइंट फैमिली में पढ़ाई कितनी हो पाती। और कोविड वेव थी, सभी लोग घर पे थे, सब बस बातों में ऐसे ही सब टाइम गुजर रहा था। मेरा भी गुजरा ऐसे ही टाइम। उसके बाद जब कोविड वेव खत्म हो रही थी, फर्स्ट कोविड वेव इन अक्टूबर और इन नवंबर, आई डिसाइडेड टू गो फॉर द कॉर्पोरेट अगेन। बट मैंने थोड़ा सा पढ़ना भी शुरू किया। मेरे पास एक बैकअप की तरह था, क्योंकि सिंस आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, तो अच्छे खासे दोस्त थे मेरे अच्छी पोजीशन पे, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इधर आ जाना, हम जॉब लगवा देंगे। तो मैं उस उस भरोसे में था कि हाँ चलो हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर नेक्स्ट ईयर प्री पोस्टपोन हुआ, जून में प्री था। एंड 2-3 महीने मतलब बाद जब मैं दोबारा जनवरी में दिल्ली आया, देन आई अटेम्प्ट और देना चाहिए, इतनी जल्दी कहाँ वापस जा रहा हूँ मैं, अभी तो 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं। तो मैंने फिर मार्च में फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, इस बार प्रॉपर प्री के लिए पहले स्टार्ट करी कि 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम है, पहले प्री का अच्छे से करेंगे, और साथ ही साथ मेंस का थोड़ा बहुत कर रहा था। तो मैंने प्री की जब स्टार्ट करी तो जून में प्री था, हुआ, फिर प्री में हो गया, उसके बाद 3 महीने बाद मेंस था। तो मैंने एक अपनी स्ट्रेटेजी थी उसको चेंज किया प्री और मेंस के लिए। इस फेज में मैंने जो मैनुअली जो काम करता था कॉपी पेन का, उसको मैंने चेंज करके डिजिटलाइज किया थोड़ा बहुत। मैं लैपटॉप्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मतलब लैपटॉप में ही बुक्स मैंने सारी स्कैन कर ली थी, मैंने अपने सारे नोट्स स्कैन कर लिए थे, उनको मैंने लैपटॉप्स में डाले। कोचिंग के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको मैंने खरीदा, उनको मैंने स्कैन करके लैपटॉप में डाले, एक ही फ़ोल्डर में सारे सब किए, और फिर अलग-अलग टैब्स में मैं 2-3 कोचिंग के नोट्स एक साथ पढ़ता था, ताकि आई कुड एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट। उसके बाद जब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, प्री में हुआ, लगा कि हाँ मतलब हो जाएगा। सिंस सीट्स इस बार कम थी तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी लो था मेरा, बट मेंस में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फुल पोटेंशियल दूँगा, जितना भी हो सकता है मैं करूँगा। तो मेंस की प्रिपरेशन आई गेस मैंने जुलाई में स्टार्ट करी, एंड अक्टूबर या नवंबर में मेंस था। उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इस जर्नी की मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मॉक टेस्ट मैंने लगभग 90 दिनों में ऑलमोस्ट 4। तो आई वाज लाइक कि जो भी मेरी प्रैक्टिस होगी मॉक से होगी, और मैं खुद पढ़ूंगा, मैं कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करूंगा। मॉक्स मैंने देने स्टार्ट किए। मॉक्स में शुरुआत में तो काफ़ी कम नंबर आए, 300 नंबर, कभी 100 120 भी आए। लेकिन धीरे धीरे जब सिलेबस होने लगा, कंप्लीट होने लगा, एंड में पहुंचते गए, तो एक ठीक ठाक मार्क्स आने लगे। मेंस दिया, उसके बाद फिर इंटरव्यूज का टाइम आया। इंटरव्यूज में मैं काफ़ी लेजी हो गया था, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये तो आपकी पर्सनैलिटी तो बदलेगी नहीं, जैसी है वैसी रहेगी। तो मुझे लगा मेरी तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मैं तो सब हो जाएगा। तो बट द थिंग इज कि जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो पर्सनैलिटी भी आपकी डाउन होगी। और इंटरव्यू मेरे साथ यही हुआ, मैं बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं। मुझे लगा कि हाँ बस ऐसे बैकग्राउंड अपना प्रिपेयर कर ले, कहाँ से आते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कैसे होती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें मैंने बस प्रिपेयर करी। उसके बाद मैं गया इंटरव्यू में, थोड़े कम मार्क्स रह गए मेरे, बट ओवरऑल जो मेरिट बनी उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा एट द एंड। तो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब जर्नी अच्छी रही है। अभिनव, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी जर्नी को डिफाइन किया और बहुत सारे लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर फ्रॉम अ वेरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जैसे आप आईआईटी कानपुर से हैं, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपको खुद से भी होती है, और शायद वही ओवर कॉन्फिडेंस का भी एक जरिया हो जाता है, जैसे आपने बताया, और काफी अप्स एंड डाउन्स भरी जर्नी भी रही है। बट नाउ सिंस यू आर ऑन द अदर साइड, यू आर इन द फाइनल लिस्ट, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं तो एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको आप अपनी 3 अटेम्प्ट की जर्नी से what have your lessons, what have been your lessons, और
क्या उनको नहीं करना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज ये तो पता होता है बेसिक बुक्स क्या स्ट्रैटेजी है क्या सिलेबस है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जाने कि क्या नहीं करना। ये सबसे पहली चीज जो नहीं करनी वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना अपने अंदर। सेकेंड थिंग ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो पूरे एग्जाम के प्रोसेस की, वो है आपके खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स। व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इज दैट वो कोचिंग के नोट्स उठा लेते हैं या हैंड रिटन नोट्स उठा लेते हैं और बस उसी में हाईलाइट करके अंडरलाइन करके पूरी पढ़ाई करते चले जाते हैं। बट द थिंग इज, जब तक आप खुद अपने हाथ से कोई चीज नहीं लिखोगे, खुद आप अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, तो आपके मेमोरी में वो चीज बहुत टाइम तक नहीं रहेगी। होता क्या है, जैसे यूपीएससी और कॉलेज की पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलेबस सेम है लेकिन एक तरीका डिफरेंस है। कॉलेज में आपको एक रिसर्च के पर्सपेक्टिव से चीजें पढ़ाई जाती हैं कि आप आगे जा करके मे बी आप एकेडमिक्स में जाओ, कहीं जाओ। यूपीएससी इज लाइक मेमोराइजिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स की एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसमें चीजें दे रखी हैं, वो चीजें आपको याद करनी है और उसके थ्रू आपको डिजाइन करना है, एनालिसिस करना है और आपको वो चीजें जाकर के एग्जाम में रिप्रोड्यूस करनी है। हम करते क्या है, हम कॉलेज की चीजें लेकर के चलते हैं कि भाई वहां पर ऐसा सर ने कहा था कि हाँ जब बस समझ जाओ चीजें हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप समझ गए लेकिन आपके आपको अगर याद नहीं है तो एग्जाम में आप, हो सकता है आप किसी तरह रिकॉल कर ले, बट टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाएगा। 3 घंटे का एग्जाम है तो आपको 3 घंटे लिखते ही रहना है, आपका दिमाग और हाथ एक साथ चलना चाहिए। तो एक ये प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है कि मतलब सिलेबस को समझने में, क्वेश्चन के टाइप को समझने में, उसके लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ही, कोचिंग्स के मॉक्स हैं ही। और जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है वो कि 3 स्टेजेस हैं, तीनों का इक्वल वेटेज है। आपको सारी स्टेजेस पे अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आपने प्री में सोचा कि हाँ चलो थोड़ा कम भी कर लेंगे तो हो जाएगा, मेंस में आपको लगा कि चलो प्री में बहुत अच्छा कर लिया है मैंने तो मेंस में कम कर ले। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज जो मेरे लिए, जो मेरा मानना है, वो इंटरव्यू है। उसको तो कभी भी मतलब ऐसा लाइटली नहीं लेना है, उसको अच्छे से लेना है, बिकॉज इंटरव्यूज में अगर आपके मार्क्स कम रहे और फिर अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं तो वो बहुत बुरा होता है। वो फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी आपको बहुत कम टाइम मिलता है इंटरव्यूज के बाद। तो इन चीजों का सभी को ध्यान देना चाहिए। अभिनव, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि स्टूडेंट्स मस्ट बी वेरी वेल अवेयर कि जो कॉलेज की पढ़ाई है और यूपीएससी की डिमांड है वो अलग है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इस पे और इलस्ट्रेट करें और थोड़ा सा समझाएं कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज से ही मन बना लिया, आपने भी मन बना लिया था कि आईएएस की तरफ जाना है, तो किस तरीके से एग्जामिनेशन की डिमांड को समझते हुए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करें और स्ट्रैटेजी बनाएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कॉलेज में होता क्या है कि जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं और फिर सेकेंड ईयर के कोर्सेज हैं, हम पढ़ते हैं, एक रात पहले पढ़ते हैं, एग्जाम दे करके आते हैं, पास हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको वो सारी चीजें एक साथ आपको रखनी है, सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करके चलना है। तो अगर कोई बच्चा कॉलेज से ही अगर चाह रहा है प्रिपेयर करना, तो जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच जो बेसिक कोर्सेज हैं, उनके आपको नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको नोट्स में लिखना है। उसके बाद जो आगे जो जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके बाद जो ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो कॉलेज में नहीं भी पढ़ाए जाते हैं लेकिन यूपीएससी का सिलेबस है, बिकॉज यूपीएससी सिलेबस इज अराउंड 1.5 टाइम्स द सिलेबस ऑफ व्हाट वी आर टॉट इन द कॉलेज। तो वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको बहुत लाइटली नहीं लेना, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना, उनको भी पढ़ते चले जाना है। उनको भी बाद में एट द एंड आपको पढ़ना, भले एंड में पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन उनसे जो क्वेश्चन आते हैं एट द एंड आपकी मेरिट में वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, आपकी रैंक में वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं तो। सेकेंड थिंग इज, कॉलेज में मतलब जो भी पढ़ाया जाता है ना, वो थोड़ा सा मतलब कम पढ़ाया जाता है। वो प्रोफेसर सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ा देते हैं कि बच्चों को एक आइडिया लग जाए ताकि इस फील्ड में आगे जा करके अगर उन्हें कंटिन्यू करना हो तो कोई बहुत मुश्किल ना हो। यूपीएससी में क्या है, आपको मतलब उसकी डिटेल में जानना है, उसकी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, जो भी करंट में डेवलपमेंट्स हैं, उन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। तो ओवरऑल कोचिंग से आपको एक हेल्प मिल जाती है, जो कोचिंग का मटेरियल होता है, बिकॉज दे कवर ऑल द टॉपिक। तो ऐसा करना चाहिए कि मतलब सारे टॉपिक्स के आपको नोट्स प्रॉपरली बनाते रहना चाहिए और उनको एक साथ रखना चाहिए, उनको प्रॉपरली रिवाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आपने 4 महीने पहले पढ़ा है
और अभी आप दूसरा टॉपिक कर रहे हैं तो आप उससे रिवाइज नहीं कर रहे हैं। डेली आपको 1 से 2 घंटे टाइम रिवीजन में देना पड़ेगा। जो भी टेस्ट हो रहे हैं, आप कोई ना कोई मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा कोचिंग का। उस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे तो आप अपना शेड्यूल बना ले, या फिर आप कोई अपना शेड्यूल बनाए, बट कंटिन्यूअस रहना चाहिए। प्रोसेस शुड बी इन अ कंटिन्यूअस वे। आपको नई चीजें भी पढ़नी है, पुरानी चीजें भी रिवाइज करनी है। आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू सारी स्टेजेस एक साथ लेकर के चलनी पड़ेगी। अभी ना प्रीलिम्स और मेंस की बात करें तो प्रीलिम्स की डिमांड अलग है, मेंस की डिमांड अलग है, तो किन खास बातों का ध्यान रखना है दोनों ही स्टेजेस के लिए? एक्चुअली प्रीलिम्स में ये करना है आपको कि जो शॉर्ट नोट्स है, जो स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स हैं, वो आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। जो नए नए प्रिंसिपल्स हैं उनमें वो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। बिकॉज ऑप्शंस में वो प्रीलिम्स में इसी चीज़ों पर खेलते हैं, सिमिलर ऑप्शंस दे करके आपको कंफ्यूज करते हैं। तो प्रीलिम्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, वो एक अलग तरीके के शॉर्ट नोट्स होते हैं। मेंस के शॉर्ट नोट्स अलग तरीके के होते हैं और इंटरव्यू के अलग होते हैं। प्री में आपको ये ध्यान देना है कि आप मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको सारी चीजें, छोटे छोटे फैक्ट्स जितने भी हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। आपको वो कंटिन्यूअसली रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज वो जो वैल्यूज फैक्ट्स कुछ होते हैं वो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं प्री के फैक्ट्स। मेंस में आपके पास एक एडवांटेज ये रहता है कि पहली बात तो सिलेबस थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, क्योंकि जीएस का पार्ट मेंस में नहीं आता। सेकेंड थिंग, मेंस में आप क्वेश्चन स्टार्ट करके एंड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ले जा सकते हैं क्वेश्चन को। द थर्ड थिंग इज कि जो डिजाइन के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, उसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। चाहे तो आप स्टार्ट करें, उसमें आप कुछ एजम्पशंस अपनी तरफ से ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो आप एक एंड तक जा सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। प्री में ये नुकसान होता है, तो प्री में थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि मतलब जब बेस्ट ऑप्शन तक हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप या तो आप पहुंच रहे हैं या तो नहीं पहुंच रहे हैं। मेंस में आपको ये करना है कि कैलकुलेटर मेंस में अलाउड है, तो कैलकुलेटर आपको यूज करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मुझे काफी टाइम लगा कैलकुलेटर यूज करने में एग्जाम के टाइम में, क्योंकि कैलकुलेटर में भी काफी फंक्शंस हैं। स्टार्टिंग में मैंने उसे बस लिया कि यहाँ तो बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, बट उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, स्प्रेडशीट है। इन सब चीजों से आपको वेल वर्स्ड होना है। मेंस में स्पीड का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्री में भी हो जाता है, बट मेंस में आप, क्योंकि आपको लिखते रहना है 3 घंटे, फिर दूसरा पेपर भी लिखना है आपको 3 घंटे, तो वो लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में क्या होता है मेंस की प्रेप में कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लोगों को लिखने में। ऐसा लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हो जाएगा मुझसे, कर लूंगा मैं एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में जाने के बाद पता चलता है कि हाँ कितना समझ में आ रहा था। तो उन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है मीन्स में। एंड इन इंटरव्यूज ऑल्सो आपको उसकी भी एक अलग तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको अपना बैकग्राउंड पहले प्रिपेयर करना है, जो भी आपका बैकग्राउंड है। उसके बाद प्री और मेंस के ही टॉपिक इंटरव्यूज में किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोचिंग्स में प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसको अटेंड कर लें, बट वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे आपके लिए, क्योंकि उसका इंटरव्यूज का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट पड़ी हुई है, आप उन क्वेश्चंस को भी अगर सही से प्रिपेयर करके चले जाएं तो भी काफी कुछ अच्छा हो जाता है इंटरव्यू। अभिनव, आपने इंटरव्यू का जिक्र किया और आपने काफी इम्फेसिस किया है इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस पे। और आपने जैसे बताया कि जो जो कंफ्यूजन्स आपको थी कि ये तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है एंड यू हैव द बेस्ट पर्सनालिटी, तो आप तो एस कर ही लेंगे, ये बहुत सारा डिलेमास है अगर इसको मैं इस तरीके से पुट अप कर सकूं तो व्हाट शुड बी द राइट वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड? बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ अपनी पर्सनालिटी पर ही ना ध्यान दें, बट अपने जो नॉलेज है, नॉलेज अक्वायर्ड और नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करना है उस पर भी ध्यान दें। दिव्यांशी, इंटरव्यू में आपको दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको वहां पर झूठ नहीं बोलना है और आपको उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पर। अगर आपको कोई चीज बिल्कुल श्योर नहीं है तो आप सीधे मना कर दीजिए, सर और मैम आई डू नॉट नो, आई लर्न आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर।
और टाइम वेस्ट नहीं करना है का मतलब ये है कि अगर आपको सीधे पॉइंट पे अगर आप नहीं आ पा रहे हैं और आपको फिर भी आंसर पता है, आप उनको घुमा रहे हैं इधर उधर, तो भी उनके लिए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, वो आपको मार्क्स काटेंगे उस चीज़ों पर। थर्ड थिंग कि आपको इंटरव्यूज में बिल्कुल काम रहना है। वो कैसे भी क्वेश्चन आए, बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी बता पा रहे हैं, फिर भी आपको अपना एक कंपोज़र मेंटेन करना है, वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। अगर लाइक मुझसे जब मैं गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझसे वो मार्क्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा मार्क्स बताने के लिए और वो हटा देंगे। बट डबल मार्क्स लगाया उन्होंने मुझे, और फिर मैंने रिक्वेस्ट भी किया चेयरमैन से कि दैट मैम कैन आई रिमूव दिस, बट उन्होंने नहीं हटाने दिया, और बीच में इंटरव्यूज में 2-3 बार उन्होंने मुझे टोका भी कि मार्क्स को सही से लगाओ। तो वो काफ़ी मतलब एक मेरे लिए डिस्टर्बिंग था इंटरव्यूज में। बट मैंने अपना मतलब एक मैं काम रहा, मैंने कहा कि ठीक है, मतलब ऐसे ही देंगे इंटरव्यू। तो थर्ड थिंग आपको ये भी करनी है कि जो पैनल मेंबर्स हैं, जब आप उनका आंसर दे रहे हैं, तो आपको एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ेगा उनके साथ। ऐसा नहीं है कि आप इधर-उधर देख रहे हैं और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। लैंग्वेज पर आपको एक कमांड होना चाहिए कि आप बहुत फंबल ना करें उनके सामने। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जिस पे फंबल कर रहे हैं, और इधर-उधर की चीज़ों पर आप बहुत ना जाएँ। वो ग्रिल करेंगे आपको, बट अगर एक पॉइंट के बाद आकर के आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, मैं इसके आगे मैं नहीं बता पाऊँगी, तो सीधे से मना करें, बट अननेसेसरी उनको लीड ना करें किसी भी गलत आंसर की तरफ। अभी हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी का इंटरव्यू देना ही अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। द वन हु मेक्स टू द फाइनल लिस्ट आर द वेरी फॉर्चुनेट वंस। बट ऐसा कोई वाक्य जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे, बोथ इन पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी ऐसा वाक्य? इंटरव्यूज़ में जब मैं पहुँचा यूपीएससी के इंटरव्यू में, तो बाहर मुझे एक बंदा मिला, तो ही वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। तो मैंने पूछा भाई क्या बात होगी? मैं तो भाई मज़े-मज़े में गया था, मुझे लगा पर्सनैलिटी टेस्ट है, सब हो जाएगा। तो उसने कहा यार ये मेरा 4th इंटरव्यू है। मैं बिल्कुल डर गया। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे लगा यार अब इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, अब लग रहा है 4 इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन होगा। तो ही टोल्ड मी कि यार पहले बार इंटरव्यू दिया तो उसमें भी बहुत कम मार्क्स दिए मुझे, सेकंड टाइम दिया तो उसमें भी बहुत कम मार्क्स दिए। थर्ड में फिर अच्छे दिए, लेकिन फिर मेरिट में नहीं आ पाया, अब ये चौथा इंटरव्यू है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मतलब वो बंदा जितना परेशान था, ऐसा मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि उसका इंटरव्यू फिर अच्छा नहीं होगा। तो एक चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है कि इंटरव्यूज़ में हम अलग-अलग लोगों के साथ मिलेंगे। कुछ लोग बहुत वेल ड्रेस्ड अप होकर के आएँगे, कुछ लोग कम अच्छे से ड्रेसअप होकर के आएँगे। तो मैंने कहा मैं जो भी पहन करके आया हूँ, जो भी मेरी प्रिपरेशन है, बस उतनी एक लिमिट है, उतनी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इंटरव्यूज़ देने गया। मेरे पैनल का इंटरव्यू जो है वो थोड़ा-सा लेट स्टार्ट हुआ था, 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होना था, बट वो साढ़े 10 बजे हुआ था। तो वो भी एक हरी में थे कि हाँ, जल्दी-जल्दी सब बच्चों को करना है, क्योंकि जितनों का लेना है उनको इंटरव्यू उतनों का लेना ही है। तो मेरा इंटरव्यू लेट स्टार्ट हुआ, उन्होंने अंदर जब मैं गया तो लेकिन मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो हरी में हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत जल्दी-जल्दी क्वेश्चन पूछे, बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, मतलब वाक़ई में मेरी पर्सनैलिटी कितनी खराब है, तो ये खराब जज नहीं करेंगे मुझे। बट ऐसा एंड में हुआ कि हाँ, जब रिज़ल्ट आया तो मैंने जब मार्क्स देखे अपने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ठीक-ठाक मार्क्स हैं, सही जज किया है उन्होंने मुझे। अभिनव, हमने बहुत सारी चीजें आपकी जर्नी से बात की एंड इट वाज एक्सट्रीमली वंडरफुल टू नो अबाउट ऑल द इनपुट्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। हम सेशन के एंड में हैं। बहुत सारे आईईएस एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं। दे आल्सो एस्पायर टू बी ऑन द अदर साइड एज यू आर टुडे। कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस उनके लिए? फाइनल टिप्स यही है सभी के लिए कि घबराएँ नहीं, एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। एक बार में, 2 बार में नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद कभी न कभी होगा। लगे रहें, मेहनत करते रहें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपना, और द सेकंड थिंग इज़ कि एक बैकअप भी अपना बना करके चलें, कि क्योंकि सब हर किसी को तो फाइनल लिस्ट में, फाइनल पीडीएफ में हर किसी का नाम नहीं आ सकता। तो एक बैकअप को भी अपना सोचते रहें, दिमाग में लेकर के चलें। सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, आगे ज़िंदगी अच्छी है, चलती रहेगी, बस मज़े करें ज़िंदगी में। एंडिंग नोट विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच कि बैकअप भी रखें और मेहनत भी करें। Thank you very much, Abhinav, and the entire team wishes you good health, good luck. Thank you.